हेलो इंटेलिजेंट पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल इनसाइट एजुकेशन हब। आज हम पढ़ेंगे अपना इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्कार्सिटी एंड चॉइस का पार्ट 2। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। The first topic which we have to start with is production possibility curve and the central problems of what to produce and how to produce। अब हमने ऑलरेडी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देख लिया कि वो कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। अगर एक कमोडिटी का प्रोडक्शन हम इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग दैट राइजेज इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। अब जैसा कि आपको पता है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो दो डिफरेंट कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशंस को बताता है। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स होते हैं वो दो बेसिक फैक्ट्स को रिवील करते हैं। कौन से फैक्ट्स? कि अगर एक कमोडिटी का हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और दूसरा कि हम जैसे जैसे एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरी कमोडिटी को हमें इंक्रीजिंग रेट पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर हमें फिगर 7 देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे हम वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मशीन्स की वो इंक्रीज़ होती जा रही है। बट द क्वेश्चन हियर अराइजेज इज़ why should machines be produced at all when the opportunity cost of producing machines tends to rise? कि अगर प्रोड्यूसिंग जो कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मशीन्स की टाइम के साथ इंक्रीज़ होती जा रही है तो हमें ज़रूरत ही क्या है मशीन्स को प्रोड्यूस करने की। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जितने एसेंशियल हमारे लिए वीट है उतना ही एसेंशियल मशीन्स भी हमारे लिए हैं। मशीन्स जो होती हैं कैपिटल गुड्स होती हैं जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा मशीन्स होंगी तो हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकेंगे। अगर हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकेंगे तो ऑन द अदर हैंड वी विल गेट अ बूस्ट इन टू आवर इकोनॉमी। सो basically what we can conclude here is that every commodity for us is essential. What required is a proper balance of production among them. The next thing is how to produce, कि कैसे produce करें। This is basically related to the technique of production। अगर एक प्रोडक्शन कंपनी या एक इकोनॉमी एक प्रॉपर टेक्निक को यूज़ नहीं करती है तो वो जो उसका एक्चुअल पोटेंशियल है उस तक नहीं पहुंच पाएगी। इट विल प्रोड्यूस लेस देन द पोटेंशियल। ये हम फिगर 8 में देख सकते हैं कि अगर हम प्रॉपर टेक्निक का यूज़ नहीं करेंगे तो वी प्रोड्यूस ई पॉइंट, मतलब हम ई पॉइंट तक जो है प्रोडक्शन कर पाएंगे। लेकिन हमारी ऑप्टिमम कैपेसिटी क्या है? पीपी कर्व के ऊपर है, मतलब ए, बी या सी, इन तीनों में से हमारी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए या हमारी ऑप्टिमम कैपेसिटी ये है। लेकिन हम प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं उससे कम कर रहे हैं, ई पे कर रहे हैं, जो पीपी कर्व से काफ़ी ज़्यादा अंदर है। ये एक इनएफिशिएंट टेक्निक को शो करता है। एक एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वो टेक्निक होती है जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करती है जिसमें आउटपुट मैक्सिमम हो जाता है और हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाती है एक गिवन आउटपुट के लिए। अब जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर एक इकोनॉमी हमेशा ऑप्टिमम लेवल पे प्रोड्यूस करेगी। अब जैसे जो पुअर इकोनॉमीज़ होती हैं जैसे इंडिया है, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ड्यू टू हाई पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए इंडिया जैसी कंट्रीज़ क्या करती हैं कि मशीन्स को यूज़ करने की बजाय लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो वो एक मोटिव हो, कई बार एक सोशल वेलफेयरिज्म भी एक मोटिव हो जाता है एक इकोनॉमी। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिलहाल इस चैप्टर में हम सिर्फ दो ही सेक्टर इकोनॉमी पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, तो अब आप मानो फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पर्सन ए विच इज़ एन हाउस होल्ड एंड अ पर्सन बी विच इज़ अ प्रोड्यूसर। अब ए के पास क्या होगा, सारे
फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज होगा। अब जो हाउस होल्ड होगा उसके पास कैपिटल होगा, उसके पास लैंड होगा, उसके पास लेबर होगा। तो जो प्रोड्यूसर बी है वो ए पे डिपेंडेंट होगा, किसके लिए? कैपिटल के लिए, लेबर के लिए और लैंड के लिए। ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे जो हमारा हाउस होल्ड होगा वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए किस पे डिपेंडेंट है? हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंडेंट है। दिस बेसिकली शोज द इंटर रिलेशन बिटवीन द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स। अब हाउस होल्ड सेक्टर जब प्रोड्यूसर से गुड्स एंड सर्विसेज लेगा मतलब, तो वो उसको क्या देगा? एक्सपेंडिचर देगा, मतलब उस पर खर्चा करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो वो जो खर्चा होगा वो किसके पास चला जाएगा? प्रोड्यूसर के पास। अब जो प्रोड्यूसर है वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदेगा। किससे खरीदेगा? हाउस होल्ड सेक्टर से। तो उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देगा? फैक्टर पेमेंट्स देगा। तो बेसिकली दो फ्लोज में हम एक इकोनॉमी को, सर्कुलर फ्लो को बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मॉनेटरी फ्लो। अब रियल फ्लो कौन सा होगा? प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड्स के पास जो गुड्स एंड सर्विसेज जा रहे हैं और हाउस होल्ड से जो फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूसर्स के पास आ रहे हैं, वो क्या होता है? वो कौन सा फ्लो होता है? रियल फ्लो, जिसमें एक्चुअल कमोडिटीज़ का एक्सचेंज हो रहा है। और मॉनेटरी फ्लो या मनी फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करता है और हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर्स को एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब फैक्टर पेमेंट्स किस फॉर्म में होती हैं? जैसे लेबर के लिए जो प्रोड्यूसर होगा वो वेजेस प्रोवाइड करेगा, लैंड के लिए वो रेंट प्रोवाइड करेगा, कैपिटल के लिए वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो आपने देखा जो रियल फ्लो है और मनी फ्लो है वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शंस है। आप ऑलरेडी समझ ही गए होंगे कि जैसे गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोड्यूसर हाउस होल्ड से ले रहा है तो इन रिटर्न इट विल प्रोवाइड इट विल गेट द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, उसको उसका पैसा मिलेगा। और ऐसे ही अगर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो इन रिटर्न जो प्रोड्यूसर है वो हाउस होल्ड को क्या देगा? फैक्टर पेमेंट्स देगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज डिफरेंट इकोनॉमी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट रिसोर्स एलोकेशन डिफरेंटली। बेसिकली हमारा जो वर्ल्ड है उसमें 3 टाइप्स की इकोनॉमीज़ एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1 मार्केट इकोनॉमीज़, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज़ या फिर मिक्स्ड इकोनॉमीज़। अब मिक्स्ड इकोनॉमीज़ का कंसेप्ट नियरली अराउंड जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, जब एग्जिस्टेंस में आया था, उससे पहले हमारी 2 ही इकोनॉमीज़ एग्जिस्ट करती थी। एक थी सेंट्रल इकोनॉमीज़ और एक थी मार्केट इकोनॉमीज़। मार्केट इकोनॉमीज़ क्या होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं मार्केट इकोनॉमीज़ या कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ का एक एग्जाम्पल देखें तो यूएसए, जो हमारा पास्ट में जो यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट फॉलोड द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। उस कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी में क्या होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उस पर सारा प्राइवेट ओनरशिप होता है। मतलब अगर हम एग्जांपल देखें तो इंडिया में जैसे आपको गवर्नमेंट स्कूल्स भी मिलेंगे और प्राइवेट स्कूल्स भी मिलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे। लेकिन एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि देयर आर ओनली प्राइवेट सेक्टर, मतलब वहाँ पे पब्लिक सेक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर वहाँ कोई स्कूल है तो वो सिर्फ एक प्राइवेट स्कूल हो सकता है, एक हॉस्पिटल है तो वो भी सिर्फ एक प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, कोई कंपनी है या कुछ भी है वो सब कुछ एक प्राइवेट ही होगा। ऑल द प्रॉपर्टी ओनरशिप वुड बी प्राइवेट। एक मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बेसिक मोटो क्या होता है कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है। अगर हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहला मैंने आपको बताया प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होता है कि हर आदमी, हर इंडिविजुअल फ्री होता है कि वो कैसा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन करना चाहता है, वो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कितने ही स्केल पे कर सकता है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होता है, तो बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में आएंगे, तो इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 4 मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट मोटिव होता है। एवरीवन, अगर कोई अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो ऑब्वियसली ही वुड वांट टू गेन प्रॉफिट।
नंबर 5, सॉवरेनिटी ऑफ द कंज्यूमर। अब मार्केट इकोनॉमी है, सब कुछ प्राइवेट बेस्ड है, सबका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा? जब वो कंज्यूमर की डिमांड्स को पूरा करेगा। मतलब कंज्यूमर की सॉवरेनिटी होती है। सॉवरेनिटी का मतलब कि कंज्यूमर से जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होता है। जैसा एक कंज्यूमर डिमांड करेगा वैसा ही प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। लेबर को एक कमोडिटी के तरह बाय और सेल किया जाता है मार्केट में, क्योंकि जो लेबर सेक्शन होता है वो काफ़ी डिप्राइव्ड होता है, वो पुअर रह जाता है, तो वो और कुछ नहीं कर पाता, उसके पास और कोई चारा नहीं होता और वो एक कमोडिटी की तरह बिकता रहता है, सेल होता रहता है और ख़रीदा जाता है इन द मार्केट। सेल्फ इंटरेस्ट मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो सबका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, कोई सोशल इंटरेस्ट को लेके वो लोग नहीं चलते हैं। अब बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं डिसाइड करने के, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब जो रिच सेक्शन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी वो उसका बेसिक मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो नंबर 1 वो क्या प्रोड्यूस करेगा? जिसमें उसको दिखता होगा कि मुझे सबसे इस कमोडिटी की प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज़ होगी और मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ से होगा, तो वो उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा। नंबर 2 कैसे प्रोड्यूस करेगा? उस टेक्निक से प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसकी कॉस्ट क्या लगती हो? मिनिमम कॉस्ट होगी तो ही उसका प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा। और किसके लिए प्रोड्यूस करेगा? रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास ही कैपेसिटी होती है बाय करने की, तो वो उसके लिए ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसको अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है हमारी सेंट्रली प्लान्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमीज़। सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ हमारी फॉर्मर यूएसएसआर में फॉलो होती थी, जो हमारा प्रेजेंट डे रशिया है उसमें फॉलो होती थी पास्ट में। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? जिसमें कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नाम की चीज़ नहीं होती, जो भी होता है वो पब्लिक ओनरशिप होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ अगर स्कूल दिख रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल होगा, एंड देयर वुड बी नो प्राइवेट स्कूल्स, देयर वुड बी ओनली पब्लिक हॉस्पिटल एंड नो प्राइवेट हॉस्पिटल। मतलब जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो सारी क्या होंगी? पब्लिक ओनरशिप के साथ होंगी, सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड होंगी। यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो क्या होती है? कलेक्टिव ओनरशिप होती है, द गवर्नमेंट और द कंट्री एज अ होल ओन समथिंग। सेकेंड थिंग, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। उस इकोनॉमी में एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, मतलब गवर्नमेंट जो होती है वही डिसाइड करती है कि क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, क्यों करना है। एवरीथिंग वुड बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। नंबर 3 वो ऑब्जेक्टिव सेट करती है, किसी पर्पसलेस इकोनॉमी की तरह कुछ भी नहीं करती। उसको पता होता है कि हमें कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टच करना है, कौन से सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है, वो कैसे होगा, और हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स और वो प्लान्स वगैरह बनाते रहते हैं। उसके हिसाब से ही वो इकोनॉमी क्या करती है? रन करती है। इन ऑर्डर टू अचीव द गिवन ऑब्जेक्टिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इज फॉर्मुलेटेड। तो बेसिकली वही कि मैंने आपको बताया कि वो इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। नंबर 5 गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। नंबर 6 कोई कंपटीशन नहीं होता। अगर सब कुछ ही प्राइवेट पब्लिक ओनरशिप के साथ है तो क्या गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट के साथ थोड़ी ना कम्पीट करेगी? वहाँ पे कोई प्राइवेट ओनरशिप है ही नहीं, तो कंपटीशन ही भी नहीं है। सब कुछ सोशल वेलफेयर के लिए होगा। जो भी कमोडिटीज़ बनाई जाएंगी, जो भी कुछ डिसीजन लिया जाएगा, वो किसके लिए होगा? कि सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर इन्होंने बताया है यहाँ होता है। अब यहाँ पे कैसे होगा? रिसोर्स एलोकेशन के, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया जाएगा जिससे मैक्सिमम क्या होता हो? सोशल वेलफेयरिज्म होता हो। कि कैसे प्रोड्यूस होगा? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर क्या हो सके? एंगेज हो सके, ऐसी टेक्निक यूज़ की जाएगी। और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा? उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा जो सबसे ज़्यादा नीडी है। इसमें कोई भी कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं होती। सब कुछ जो डिसाइड करता है वो सिर्फ कमांड इकोनॉमीज़ में जो भी डिसाइड करता है वो गवर्नमेंट ही करती है, सेंट्रल अथॉरिटी करती है। उसमें कंज्यूमर का कोई से नहीं होता कि हमें ये फलानी हमारी डिमांड है तो आप उसके हिसाब से प्रोडक्शन करो। वो ऐसा नहीं करते। उनको जो चीज़ बेटर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगती है वो उस हिसाब से ही क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं।
थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमीज़, इसके साथ आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाओगे क्योंकि इंडिया में जो इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, तो उन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर्म अप करने का डिसीजन लिया था। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और एक पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। इंडिया में आप देख सकते हो कि देर आर प्राइवेट स्कूल्स एज वेल एज पब्लिक स्कूल्स, देर आर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल एज पब्लिक हॉस्पिटल्स, देर इज़ प्राइवेट कंपनीज एंड देर आर ऑल्सो पब्लिक कंपनीज। तो सब कुछ को एग्जिस्टेंस में चलता है। नंबर 2, डायरेक्ट प्लानिंग एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब जो कंपनीज होती हैं वो डायरेक्ट अपने हिसाब से भी प्लानिंग करती हैं और ऊपर से उनके ऊपर क्या होता है, गवर्नमेंट का जो मेजर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है हमारी गवर्नमेंट, उसकी भी आय रहती है कि आप किसी ना किसी तरीके से लो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हो। थर्ड, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। वो क्या कहते हैं कि सबके पास राइट है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, लेकिन एक चीज़ को वो ध्यान में रखता है कि कहीं कोई एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ज़्यादा वेल्दी ना हो जाए और इससे कुछ सूटेबल मेजर्स लगाता है। जैसे जो रिच पर्सन होगा उसके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं, जो पुअर होते हैं मतलब टैक्स स्लैब्स होते हैं। आपने अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आप बजट वगैरह देखते हो तो इकोनॉमिक स्लैब्स होते हैं कि इतने इनकम लेवल तक आपको इतना परसेंट टैक्स देना है, इतने इनकम लेवल तक आपको इतना परसेंट टैक्स देना है। तो देयर आर प्रॉपर फॉर्मुलेटिंग ऑफ टू मेंटेन इकोनॉमिक इक्वालिटी। एक रेगुलेटेड प्राइस मैकेनिज्म होता है, वो गवर्नमेंट एक मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट की आय होती है प्राइवेट सेक्टर पे कि कहीं वो प्राइजेज़ छोटी से छोटी चीज़ का प्राइस कुछ इतना ज़्यादा हाई तो नहीं कर रहे कि जो हमारी सोसाइटी है वो बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट हो जाए, वो उस चीज़ को ख़रीद ही ना पाए। एक नेसेसिटी है वो चीज़ और वो उस चीज़ को अफोर्ड ही ना कर पाए, तो वो उस प्राइस मैकेनिज्म को रेगुलेट करती है। इस इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है और सोशल वेलफेयरिज्म भी होता है। अब वो रिसोर्स एलोकेशन कैसे करती है? अब व्हाट टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन आता है तो जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से चलेगा कि जौन सी चीज़ उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करके देगी उसी चीज़ को प्रोडक्शन करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि वो कहीं प्राइसेस को कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ तो ना कर देगा। और गवर्नमेंट जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है जो जनता के लिए जनता के हित में हो। जैसे वो फर्टिलाइज़र्स प्रोड्यूस कर देगी और उसको भी सब्सिडाइज रेट पे क्या कर देगी, बेच देगी। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? अगेन पब्लिक सेक्टर जो होगा वो कैसी टेक्निक्स यूज़ करेगा? जो लेबर इंटेंसिव होगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो कैसी मेथड को यूज़ करेगा जिसमें उसको कम से कम खर्चा देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या मिले, एफिशिएंसी मिले। और किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? अनडाउटेडली प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज होंगे वो उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे जो उनकी कमोडिटीज़ का हायर से हायर प्राइस पे कर सके, और जो पब्लिक सेक्टर इकोनॉमीज़ होंगी वो उनके लिए प्रोड्यूस करेंगे जो मतलब लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के प्रोड्यूस करेंगे ताकि उनका सोशल वेलफेयर हो सके। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज़। आज की तारीख में जितने भी इकोनॉमीज़ हैं वो ज़्यादातर मिक्स्ड इकोनॉमीज़ हैं। फ्रांस, इंडिया वगैरह ये सारी जो है ये मिक्स्ड इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट का क्या रोल होता है मॉडर्न मिक्स्ड इकोनॉमीज़ में? नंबर 1, एक किक स्टार्ट देना इकोनॉमीज़ को, कि ऐसे इनिशिएटिव्स लेना जिससे जो है लोग एक विशियस सर्कल डेप्थ से बाहर निकल सकें, अपनी लाइफ को और एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ जी सकें, और जो छोटे इनिशिएटिव्स हैं एमएसएमईज़ हैं उनको प्रमोट कर सके। नंबर 2, टू ट्रांसफॉर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इनटू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को किस में चेंज कर दे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चेंज कर दे। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है कि जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब होता है जब वो पर कैपिटा इनकम प्रॉपर्ली इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसमें, इंडिविजुअल्स में। तो ये गवर्नमेंट का एक रोल होता है मिक्स्ड इकोनॉमीज़ में कि वो क्या करे, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चेंज कर दे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस में चेंज कर दे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट टेकिंग इन केयर द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। नंबर 4, पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसमें वो
ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती है ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में। नंबर 5, टू कम्बैट emerging challenges, जैसे challenges ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कंट्रोल करना, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना, जेंडर बाइसेस को कंट्रोल करना, इस सब को भी मेंटेन करना। ये जो एमर्जिंग चैलेंजेस है इनको भी फाइट करना किसकी ज़िम्मेवारी होती है? गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी होती है। मार्केट फेलियर को भी फेस करना। अब मार्केट फेलियर क्या होता है कि जब फ्री राइडर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, मार्केट फेलियर से रिलेटेड एक कंप्लीट चैप्टर है सेकेंड सेमेस्टर में, इसको हम कम्प्लीटली वहाँ पे चैलेंज करेंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, एंड if you have any reviews related to it, so let me know in the comment section. Thank you very much. Keep learning, keep growing. Bye bye.